नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। एक पीड़ित परिवार अपनी समस्या लेकर पुलिस के पास जाता है इस उम्मीद में कि उसे न्याय मिलेगा, पर आगरा में इस परिवार को पुलिस से ही खतरा है। अब ये कहां जाए। दरअसल हाल ही में ये केस सुर्खियों में आया, जहां ससुराल पक्ष पर विवाहिता ने दहेज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया और फिर एंट्री होती है दरोगा साहब की, जो कथित आरोपी ससुराल पक्ष के घर पहुंचते हैं और केस रफा दफा करने के लिए रिश्वत की मांग करते हैं। आपको अब वीडियो भी दिखाते हैं जहां पर रिश्वत लेते हुए दरोगा साहब को साफ देखा जा सकता है। आपको बता दें कि ये वीडियो क्लिप जो कि पीड़ित पक्ष के घर की है, जहां पर ये शख्स जेब से पैसे निकालता है, नोट गिनता है और उसके बाद दरोगा साहब यहां पहुंचते हैं। यहां पर केस को लेकर ही बातचीत चल रही है। यहां नोट गिनता हुआ शख्स देखा जा सकता है, ये पीड़ित पक्ष का है और बताया जा रहा है कि केस की जानकारी लेकर जब दरोगा पहुंचे तो रिश्वत की मांग की गई, इसीलिए ये शख्स ये नोट गिनता है और फिर जैसे ही दरोगा वहां पहुंचते हैं ये पैसे उन्हें दे दिए जाते हैं। बताया जा रहा है कि इस वीडियो क्लिप में साफ देखा जा सकता है और इसके बाद भी केस खत्म नहीं हुआ, यानी रिश्वत लेने के बाद भी दरोगा साहब ने केस खत्म नहीं किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दरोगा एंटर करते हैं, उनके साथ 2 पुलिसकर्मी और हैं। इस बीच कुछ और बात की जा रही है और इसी दौरान बातों बातों में ये शख्स जेब से पैसे निकालने लगता है और फिर चुपके से ये पैसे दरोगा साहब की जेब में डाल दिए जाते हैं। इस वीडियो में दिखाया जा रहा है और ये वीडियो जो क्लिप है वो पीड़ित पक्ष के पास साक्ष्य के तौर पर मौजूद है। ये देख सकते हैं आप कि जेब में पैसे डाल दिए गए हैं और इसके बाद कहा यह जा रहा है कि पीड़ित पक्ष को दरोगा साहब से जब फोन पर बात की गई केस के बारे में तो उन्होंने उन्हें फिर से हड़का दिया है और साथ ही इस केस को अब तक ना सुलझाया गया है और ना इस केस को आगे बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि उल्टा पीड़ित पक्ष को ही रिश्वत पर ज्ञान दिया गया और इस बीच सीओ से जब बात की गई तो उन्होंने रिश्वत की जो नई परिभाषा बताई है कि तेल पानी लेना रिश्वत नहीं है, खर्चा तो लगता ही है। ये बातचीत का अंश आप भी सुनिए। कह रहा था ये अपने यहाँ कोई वो अजब सिंह करके कोई दरोगा जी है क्या यहाँ छिबरामऊ थाने में? हैं? अजब सिंह करके कोई दरोगा जी है क्या छिबरामऊ अजब में? सिंह, हाँ अजब सिंह दरोगा जी हैं। अजब सिंह दरोगा जी अभी हाई कोर्ट से तो आए हैं लौट करके। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, इनका एक मामला आया आगरा का। एक आगरा का मामला था, दहेज पेज वाला मामला है ना। हाँ, उसमें कोई पैसे वैसे लेने का कोई वीडियो है। अच्छा, वीडियो निकला उनका? हाँ, वीडियो निकला है उनका। क्या मामला क्या है वो? यार मामला ये है कि मुझे लगता है उसमें वहाँ जो है जी, जो एक लड़की है यहाँ की, ये लड़का है वहाँ का, आगरा का। हाँ, ऐसे कुछ है वो। लड़का जो है वो है भदौरिया, जी जी। लड़की यहाँ की जो है ये गुप्ता। हाँ अच्छा, लड़की वालों ने इन्होंने ये करके कि साहब इन्होंने हमें धोखा दिया, अपनी जाति छुपाई, और वो जबकि उन्होंने जाति उतनी नहीं छुपाई, बाकायदा कार्ड उठ छपे हैं जिसमें उसने अपनी कार्ड भदौरिया ही दिखाई है। इन लोगों ने अपना गुप्त सारी चीजें हुई हैं। हाँ। वो लड़की वहां से अपना पूरा जेवरात लत्ता पत्ता लेकर चली आई अपने आप, ठीक है ना। अच्छा अच्छा। और आरोप लगाया कि साहब मुझे घर से भगा दिया वगैरह। उसके सारे उनके पास डॉक्यूमेंट है, सीसीटीवी के फुटेज वगैरह हैं, हाँ। इसकी जो चैटिंग है, आपस में बातचीत की है। लड़की का इसका जो है ताल्लुकात पहले रहे किसी और से। अच्छा, इस वजह से वो किया हाँ, है उसने वो। हाँ। अच्छा, अजब सिंह का अगर फोटो वोटो का कोई हुआ होगा तो ये हुआ है कि वहाँ पर जो पार्टी वहाँ लगी हुई है, हाँ जो लगी हुई है लड़के वालों की, वो बच्चों असल में उसमें भी इन्होंने चाल ये करेगी। ये बेचारा गया होगा अपना गाड़ी लेकर के, अपने क्या खर्चा पर्चा तो होता ही होगा। हाँ, सही बात है, वो तो हो जाता है। हाँ, तो वो गया करके वहाँ का जबरदस्ती इसके जेब में शायद डालने लगे हैं वो। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें दिखाई नहीं दे रहा कुछ पैसा वैसा है क्या क्या नहीं कह करके, ऐसे ही कुछ है। क्या डालना है, लेकिन हकीकत में यही था कि उसका तेल वल का खर्चा करके उसके डाल ले। उसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा कि रुपया पैसा क्या है, दिखाई नहीं दे रहा उसमें कुछ भी। अच्छा अच्छा, तो वैसे तो वो मुकदमा खत्म हो जाना चाहिए। वैसे तो अगर बात हो जाए तो उनसे खत्म करा के छुट्टी हो फिर। अरे बिल्कुल कर देगा वो खत्म, लेकिन जब अगर इस तरह से उसके साथ में करेगा तो वो क्या करेगा बेचारा। नहीं, बात सही है वो। चलो, नहीं, आप वहाँ बुला रहे हो उसको, वहाँ जा रहा है, वहाँ पर आपसे बात करने गया है, हाँ हाँ। तो मतलब आप उसको ब्लैकमेल करके मतलब उस तरह से मुकदमा इस तरह से खत्म करवाने जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना। और मैं बता दूं, उस पर जो वो वीडियो मैंने देखा है, हाँ हाँ। जब यार नोट गिनता हुआ आदमी को हाई कोर्ट ने राहत दे दी, नोट गिनता हुआ इंद्रपाल सरोज बेचारा जेल तो गया, बिल्कुल सही बात है। हाँ, सही है। लेकिन जब कोर्ट ने उसने जब दे दिया, फॉरेंसिक लैब ने दे दिया कि जो है उसमें आपकी जो उसमें दृष्टा का अभाव है, हाँ हाँ, उसी बेस पर छूट गया। जाकर के वहाँ पे इसमें झांसी में जो है बिल्कुल सही बात। बाकायदा वहाँ पर प्रभारी इंस्पेक्टर बना हुआ है कोतवाली के चार्ज लेकर। हाँ बिल्कुल भाई देखो, जितना कष्ट लिखा होता है होता है। इसका मैंने देखा, इसमें कुछ नहीं होने का, लेकिन वो बहुत गलत किया उन लोगों ने। मुकदमा तो
तो इस ऑडियो में आपने साफ सुना और शुरुआती दौर में सीओ साहब यहाँ कहते हुए सुने आए कि अच्छा अगर कोई वीडियो भी वायरल हुआ है, जैसे कि उन्हें पहले संज्ञान में ही नहीं था ये मामला, और जब उन्हें संज्ञान में आया तो उन्होंने कबूल भी किया। और इस बीच साफ तौर पर कहा गया है कि अगर वो दरोगा पीड़ित पक्ष के घर पहुंचा है तो आने जाने में खर्चा तो लगता ही है, यानी उनके लिए रिश्वत जैसी चीज कोई बड़ी चीज नहीं है। इस ऑडियो में सीओ साहब ने बातों ही बातों में अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करने की धमकी देते हुए भी कहा कि अगर वो चाहें तो इस केस को आगे बढ़वा सकते हैं और पीड़ित को जेल भेज सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये स्वीकार भी किया है इस दौरान कि ये केस फर्जी है। अब एक ऑडियो आप ये सुनिए जहां पर सीओ साहब धमकी भरे लहजे में बात करते नजर आए। मैं जैसे मुकदमे का देखा ना, तमाम उनके पास में ऐसी चीजें हैं जो उसके पक्ष में जा रही है। अच्छा। लड़की के ताल्लुकात हैं, पुरानी चैटिंग है, उसमें दिखा रहे हैं। उसके बाद में इसका कहना ये था कि साहब हम जो है लड़के वाले को जो है वहाँ उन्होंने हमको मार के भगा दिया, कपड़ों में ये कर दिया। बकायदा उसका सीसी फुटेज है, विदाई पिदाई सारी चीज हो रही है बढ़िया तरीके से। उसके बाद में अगर कोई भगा देगा लड़की को किसी घर से, तो उसके आने के बाद घर से क्या चैटिंग करेगी पति से? सही बात है, बिल्कुल। वो तो वही मामला मतलब वो पता लग गया ना उसके बारे में, दूसरे के बारे में, उस वजह से हो गया वो दूसरे अफेयर के बारे में पता लग गया तो उन्होंने मुद्दा बनाया ये चीज का। सारी चीजें हैं यार, देखो भाई साहब ऐसा है ना, ये जो कर रहे होंगे कुछ नहीं है। हम चाहे तो हम उसमें कुछ नहीं होने का। इसका वीडियो जो है ना तो कहीं भी नहीं डाला, वो उसके लिए कोई बतौर उसके लिए है। अच्छा। समझ गया? वो उल्टा कर देगा और हम चाहे तो कह दें कि उन्हीं खिलाफ करके चार्जशीट लगा दे, मुकदमा जाए जेल में। है ना? धोखाधड़ी करना किसी तरह से वो करना ऐसा तो नहीं है उसमें कुछ ऐसा हुआ हो, कुछ बात कुछ आगे कुछ और बड़ी हो, इसलिए वीडियो निकला हुआ था? कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं। और इस खबर पर अब आगरा से हमारे ब्यूरो चीफ ममता भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे जानेंगे इस खबर में क्या कुछ अपडेट है। ममता, आपसे समझना चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण को लेकर अब क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? बिल्कुल पल्लवी, यहाँ देखिए एक तरफ दरोगा जो सीओ साहब हैं वो दरोगा जी के लिए ये साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर उन्होंने तेल पानी का खर्चा ले लिया तो क्या बुरा कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीओ साहब ने ये भी एक्सेप्ट किया कि जो मुकदमा है जो महिला के द्वारा जो लगाया गया है वो मुकदमा भी फर्जी तरीके से लगाया गया है, और जो साक्ष्य है जो पीड़ित पक्ष के पास वो भी उसके पास बिल्कुल सही साक्ष्य है उसके पास उसके बचने के लिए। और वहीं जब दरोगा जी की जब तेल पानी की बात आती है तो इस बात को लेकर के उनका सीओ साहब का साफ तौर से कहना है अगर मैं चाहूं तो पूरे भी परिवार को जेल की सलाखों के पीछे भेज सकता हूँ। तो देखिए, एक तरफ योगी सरकार साफ और स्वच्छ छवि वाली बात करती है और जहां भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो कि जो योगी सरकार की जो मंशा है उसको पलीता लगाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। हालांकि वो स्वयं ये भी मंजूर कर रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है वो वाकई में पीड़ित है और ये जो महिला के द्वारा मुकदमा लगाया है वो झूठा है, लेकिन फिर भी वो दरोगा जी के जो पक्ष है उसको साफ तौर से अपनी तरफ पक्ष में ही उनके पक्ष में ही रखते हुए उनकी बात रखते हैं कि अगर ले लिया तो तेल पानी का, यानी कि अगर दरोगा जी अगर किसी की विवेचना के लिए जाएंगे, कोई भी अधिकारी किसी विवेचना के लिए जाएगा तो तेल पानी का खर्चा लेगा, क्या उसको सरकारी तनख्वाह नहीं मिलती है या उसको क्या ऐसा? ममता, यहाँ पर सीओ साहब की तरफ से कई बार स्टेटमेंट चेंज किया गया। पहले उन्होंने कहा कि कोई पैसे डालता हुआ वीडियो में साफ नहीं दिख रहा है, नहीं पता चल रहा है कि जेब में क्या डाला गया है, लेकिन यहाँ पर जो वीडियो क्लिप हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये शख्स जो पिंक शर्ट में है वो पैसे गिनता है, उसे वो अपनी पॉकेट में रखता है और उसके बाद जैसे ही दरोगा साहब एंटर करते हैं उनकी पॉकेट में वो पैसे अपने निकाल कर रख देता है, लेकिन सीओ साहब मानने के लिए तैयार नहीं। और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद वो कहते हैं कि अगर खर्चा पानी ले लिया तो ये कोई गलत नहीं है, दरोगा साहब वहां तक गए हैं तो इतना तो बनता है। इस वीडियो पर क्या अब उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण आ पाया है? बिल्कुल, अगर सीओ साहब की बात करें तो सीओ साहब से बात करने की हमने कोशिश की, लेकिन सीओ साहब फोन उठाने को ही तैयार नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि सीओ साहब बात करना ही नहीं चाहते हैं, किसी भी चीज को स्पष्ट करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि सीओ साहब ने खुद ये चीज गलत कह दी है कि देखिए अगर तेल पानी का खर्चा ले लिया तो क्या गुनाह कर दिया, और मैं चाहूं तो उस पीड़ित परिवार के लिए कहा कि इन पूरे परिवार को जेल की सलाखों के पीछे भेज दूंगा। जी ममता, हम आपसे वापस जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे पास पीड़ित पक्ष जुड़ चुका है, सचिन भदौरिया जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सचिन जी, सर आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा केस रहा और अब इसमें क्या कुछ अपडेट है? क्या अब आपको कोई मदद मिल पा रही है आला अधिकारियों की तरफ से? मैंने सब जगह गुहार लगाई मैडम, मैंने सब जगह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे अधिकारियों से
हम मिला, गुहार लगाई, लेकिन मुझे किसी भी अधिकारी के दरवाजे से कोई न्याय नहीं मिल रहा। मैं बहुत दुखी हूँ। इस चक्कर में मेरे पिता की तबीयत बहुत खराब चल रही है। मैं इस वजह से और टेंशन में चल रहा हूँ जब से ये घटना घटित हुई है। जी सचिन जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर शादी कब हुई, कितना समय हो चुका है शादी को? शादी 5/12/2021 को शादी हुई थी। पहली विदाई लड़के की 10/12 को हुई थी। दूसरी विदाई जो हम उसको विदा करा के लाए 14/12 में विदा करा के लाए 21 में, और 9 तारीख को 9/3/2022 को लड़की की होली से पहले विदा करा के उसके पिता, उसके ताऊ और दोनों भाई ले गए। उसके बाद में हमें लड़की के बारे में उसका अफेयर की जानकारी मिली, तो हम परिवार के बड़े होने के नाते हमारा घर ना बिगड़े इस नाते हमने हरिओम गुप्ता जो उनके पिता हैं उनको मैंने खुद फोन पर बताया, मैं बाबूजी मेरे घर बिगड़ रहा है, आपकी बेटी इस तरीके कर रही जो पूर्व में करे आई, हम उसको भी माफ कर रहे हैं, आगे ऐसा ना करे। तो ये पूरा परिवार, ताऊ, इनके भाई हरिओम गुप्ता, इनके दोनों भैया तुषार और क्या कहते हैं सत्यम आए, लड़की की बात सुनी, हमने इनको सब चैटिंग दिखाई। उसके बाद में इनने हमसे अभद्रता पूर्वक बात करी। लड़की भी संग आई थी जिसको इनने FIR में कहीं नहीं दिखाया, और उसके बाद में भी इनने अपनी माफी मांगी, गलती मानी, फिर भी हमारे पिता ने उन्हें क्षमा कर दिया कि आगे की जिंदगी शांति से काटो। उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ से चले गए, और जाने के बाद हमारे फोनों को इनने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। 29/4 को इन्हें तहरीर गलत देके मुकदमा झूठा लिखवा दिया, जिसकी की जानकारी हमको अजब सिंह दरोगा जी द्वारा 28/5 को फोन आया अजब सिंह दरोगा जी का, उनने हमें जानकारी दी। तो हमने उनसे कहा सर आज में गंभीर आरोप हमारे ऊपर लगा दिए, आप उसकी जांच कर लें कि हम 29/4 में वहां आए या नहीं आए, जिस गाड़ी का जिक्र कर रहे हैं टोल के फोटो निकलवा लें। बोले मैं आ रहा हूं तब आपसे बात करूंगा। अजब सिंह दरोगा जी हमारे यहाँ आए 30 तारीख को, 28 को हम इंटीमेशन दे रहे हैं, 30 तारीख को अजब सिंह दरोगा जी हमारे यहाँ आए। हमने सारे अपने एविडेंस वगैरह सब दिखाए, तो दरोगा जी बोले ठीक ही लड़की का मामला है, पहले लड़की की सुनी जाएगी, चलिए हम कितने भी सही हैं लेकिन सारे एविडेंस आपके पक्ष में जा रहे हैं, मैं इसमें CO साहब से बात करता हूँ। वो शुरू से CO साहब का ही नाम लेते थे, मैं CO साहब से बात करता हूँ, और वैसे आपका मुकदमा खत्म हो सकता है लेकिन कुछ आपको समझना पड़ेगा। हम समझ नहीं पाए, लेकिन आपके पूरे परिवार को भी जेल जा सकते हैं। तो सचिन जी, क्या आपने सीधे तौर पर CO से बात की है? क्या CO की तरफ से स्पष्ट शब्दों में आपसे कुछ कहा गया है रिश्वत के बारे में या इस केस के बारे में? मैंने CO साहब को इस पूरी घटना संबंध में पूरी जानकारी दी, मेरे पास लिखित रूप में भी जानकारी मैंने उनको दी, लेकिन उनके बाद मुझे किसी से अपने परिचित से मालूम पड़ा कि वो साहब किस तरीके से मुझे को मेरे पूरी घटना को सत्य मान रहे हैं कि हाँ उनके संग गलत हुआ है, और वो लड़के वो परिवार सही है, लड़की ही गलत है। एक तरफ तो सही मानना, एक तरफ FIR लगने की बात करें, और दूसरी तरफ CO साहब ये भी कह रहे हैं मैं चाहूं तो पूरे परिवार के खिलाफ झूठा मुकदमे के संबंध में अजब सिंह से चार्जशीट लगवा के पूरे परिवार को जेल भेज दूं। आप सुन सकते हैं किस तरीके से CO साहब बात कर रहे हैं, वो हमारे परिचित है, उन्होंने हमारी मदद करके हम मुझे रिकॉर्डिंग दी। फिर उसके बाद में अजब सिंह दरोगा फिर आए, फिर अब मेरा फोन उठाना बंद कर दिया उनने पैसे के चक्कर में। फिर वो अजब सिंह दरोगा जी आगरा आते हैं, मैं आपको उसकी तारीख बताता हूँ किस तारीख को वो आगरा आते हैं, और आने के बाद में 11/6 को अजब सिंह दरोगा जी आए, आप पता कर लीजिए, उनकी लोकेशन निकलवा लीजिए। उन्होंने मुझे फिर डराया धमकाया, मेरे घर में आके चौराहे पे मुझसे बात करी, बड़ी रकम की मुझसे बात करी, और मैं देने में असमर्थ था। तो मुझे CO साहब के और क्राइम इंस्पेक्टर का नाम लेते रहे कि हमारी क्राइम इंस्पेक्टर और CO साहब से बात हो चुकी है, आप वहां आके हमसे मिल लीजिए। जब मैं उनसे मिलने नहीं गया तो सचिन जी, क्या और रिश्वत की डिमांड की जा रही है दरोगा की तरफ से जब आपसे उनकी बात हुई है? हाँ, जब उनने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, टेलीफोन पे ये कहते हैं मुझसे तुम्हारे बाप भी जेल जाएंगे अब तो। कितने पैसे डिमांड किए जा रहे हैं? जब मैंने उनको रिश्वत देने की और मना कर दी, तो मुझसे मेरे बाप के लिए, मेरे पिता के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, और फिर मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। फिर 11/6/22 को आगरा आए अजब सिंह जी, मुझसे बात करिए टेलीफोन से, वीडियो कॉलिंग पे बात करिए, और वीडियो कॉलिंग पे बात करने के बाद में मुझसे ढाकरन चौराहे पे खड़े होकर बात करके कहा है आप समझ नहीं रहे गंभीरता को, आपका पूरा परिवार जेल जाएगा अगर आपने पैसे की व्यवस्था नहीं करके दी तो। मैं घबराया हूं, कितना पैसा वो मांग रहे हैं आपसे? बड़ी रकम की बात कर रहे हैं। अब कितनी बड़ी रकम, उनकी तो वजह है कि 50,000 CO साहब को जाएंगे, IO और मेरा है और इंस्पेक्टर साहब का, हम 3 लोग होते हैं इसमें। 1 लाख रुपए मैं कहां से दे दूं उनको? इसकी मैं लिखित रूप में कंप्लेंट सब अधिकारियों को कर चुका हूं। मैं राष्ट्रपति भवन से लेकर सब जगह अपनी गुहार लगा रहा हूं। मेरे एविडेंस देख लीजिए, जिस तारीख का लड़की आरोप लगा रही है हम आए, उस तारीख पर जिस भाई के ऊपर आरोप लगाए वो भाई अपनी मेडिकल शॉप पे CCTV कैमरे के अंदर कैद है।
क्या ये भी झूठ है? हम लोगों की मोबाइल लोकेशन निकलवा लो। अजब सिंह जी ने सारे एविडेंस हमारे दिए हुए, एक भी साक्ष्य नहीं लगाया। शासन से इतने फैक्ट्स आ रहे हैं, कोई एविडेंस नहीं लगा रहे। हम पूर्व एसपी साहब से भी मिले आए, उनने सीओ साहब को डांटा भी था, पूरा फर्जी मुकदमा लिख दिया कि विवेचना ढंग से करिए आप। हम बहुत परेशान है, दुखी हैं। हम मुख्यमंत्री जी से अपने न्याय की गुहार कर रहे हैं। हम फ्रीडम फाइटर फैमिली को बिलोंग करते हैं और हमने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए अपना बलिदान दिया और आज हमारे परिवार को न्याय नहीं मिल रहा। हम कहाँ का दद्दर भटकेंगे। जी, आपने ट्वीट्स भी किए हैं काफी अधिकारियों को, तो क्या उनकी तरफ से आपको कुछ समर्थन मिला है? मेरे ट्वीट करने के बावजूद भी आज 6 दिन हो गए, मेरे ट्वीट का भी कोई रिप्लाई नहीं है। मैंने मेल भी कर दिए, कोई रिप्लाई नहीं है। मैंने स्पीड पोस्टें इतनी तादाद में की है, राष्ट्रपति भवन से लेकर किसी अधिकारी, डीजीपी, मुख्यमंत्री, आईजी, एडीजी, किसी को नहीं छोड़ा। मैंने अपनी व्यथा भेजी है, सीढ़ियां भेजी है, पेन ड्राइव भेजी है, मेरे सारे साक्ष्य। कोई अधिकारी मुझे जवाब देने के लिए तैयार नहीं। मेरे सारे ऐसा क्या है उस परिवार के अंदर कि उस परिवार से क्या इनका निजी लालच है छबरा मऊ पुलिस का कि उस परिवार को इतना क्यों कॉपरेट। भाई आपने मुकदमा लिखा, उसको फेयर इन्वेस्टिगेशन कर लें, मेरे एविडेंसों को देख लें। मेरे एविडेंस देखने के बाद आपने यहाँ पर एडीजी कानपुर को भी ट्वीट किया है और उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है कन्नौज पुलिस के लिए कि इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाए, तो क्या उसके बाद किसी तरह का बदलाव पुलिस के बर्ताव में आया है? कोई कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है? कोई कार्रवाई आगे नहीं, यथास्थिति ऐसी कार्रवाई पड़ी हुई है। मेरे पास किसी भी ट्वीट का, किसी भी मेल का कोई जवाब नहीं आया और अभी तक मेरे केस में आज 80 दिन होने के लिए जा रहे हैं, अभी तक मेरे केस में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जी सचिन जी, तो क्या पुलिस की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, किसी तरह का धमकाया जा रहा है या फिर से किसी और चीज के लिए ब्लैकमेलिंग की गई? अजब सिंह द्वारा ही मुझे डराया जा रहा है और सीओ साहब के थ्रू ये मेरा मामला है कि मैं ये सब अपना जो मैंने कि इनको पैसे दे देता तो मेरे फेवर में काम हो जाता और मैं इतनी बड़ी रकम कहां से दूं। मेरे एविडेंसों को आप देख लीजिए, मेरे एविडेंस सच हैं गलत हैं उनको तो कोई देख लो। मैं तो एसपी साहब से भी मिल आया था, पूर्व वालों से, उन्होंने सीओ साहब को डांटा भी था। मैं कहाँ जाऊं, किससे न्याय मांगू इस गवर्नमेंट में? जी सचिन जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण को लेकर घर पे क्या कुछ माहौल है और क्या जो आरोप, जिस पक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया, जो लड़की है, क्या आपने उससे बात करने की कोशिश की इस केस को लेकर? उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? उन लोगों ने हमारा टेलीफोन ब्लैकलिस्ट पे डाल दिया। उनके परिवार में जो उनकी मुखिया ताई और ताऊ हैं वो लोग हमारे कांटेक्ट में हैं। वो खुद कह रहे हैं इनने लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया। लड़की का जो अफेयर चल रहा था विकास गुप्ता से, उसको मामले को जब आपने खत्म कर दिया फिर भी जो उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं और उसके बावजूद हमने समझाया, इनने हमारे लड़के का नाम भी गवाही में सत्यम का गलत लिखवा दिया है और अपने भांजों का नाम गवाही में लिखवा दिया। आपकी परिवार की गवाही नहीं लगती है और उसके बावजूद भी ये हमसे कोई संपर्क नहीं, कोई बातें। अभी लड़की आगरा बयान देने के लिए आई थी और साहब कोतवाली सीओ साहब क्या कह के गई है बयानों में कि मैं नहीं रहना चाहती। और लड़का तुषार जो लड़की का भाई है वो अपने बयानों में कह रहा है हाँ हम 9 तारीख को अपनी बहन को लेने आगरा अपने पिता के संग आए थे और FIR में लिखा हुआ है 9 तारीख को लड़की को हमने पीट पाट के बुरी हालत में निकाला। लड़की कैसे कैसे घर पहुंची है इसी से साबित हो रहा है वो लेने आए। ये आरोप यहाँ इनका सत्य हो गया। पूरी FIR उनकी झूठी खुद साबित हो गया। सीओ कोतवाली का मैं नंबर दे सकता हूं, आप उनके जो बयान हुए उनके बयान निकलवा लीजिए, आपको सत्यता यहीं से मालूम पड़ जाएगी। जी सचिन जी, यहाँ आपके लिए एक अच्छी खबर मैं आपको दे दूं और दर्शकों को भी बता दूं कि अभी हमने बातचीत करने की कोशिश की, डीजीपी ऑफिस फोन किया गया और डीजीपी साहब की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। व्हाट्सएप के थ्रू उन्होंने इस पूरे प्रकरण का जो वीडियो वायरल हुआ है, जितने भी ऑडियो हैं इस केस से जुड़े, वो व्हाट्सएप के थ्रू आपसे मांगे हैं और चैनल के माध्यम से ये आश्वासन दिया गया है कि इस मामले पर अब कार्रवाई आगे की जाएगी और डीजीपी की तरफ से ये आश्वासन सामने आया है। तो सचिन जी, अब क्या लगता है क्या जल्द ही इस केस में रफ्तार आएगी? अगर प्रदेश के मुखिया हैं, डीजीपी साहब, पुलिस के मुखिया अगर वो इस बात का आश्वासन दे रहे हैं तो मुझे संतुष्टि है। जी सचिन जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों को हम बता दें कि पीड़ित पक्ष से सचिन भदौरिया जी हमारे साथ बात कर रहे थे। उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई कि किस तरीके से उनका उत्पीड़न यहाँ पर हो रहा है। एक तरफ पुलिस की तरफ से उनकी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, उल्टा दूसरी ही तरफ पुलिस की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, रिश्वत को लेकर गणित समझाया जा रहा है पीड़ित पक्ष को। और पीड़ित पक्ष के लिए ये समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर पुलिस लड़की का इतना फेवर क्यों कर रही है, जबकि सारे जो साक्ष्य उनके पास मौजूद हैं इस मुकदमे को फर्जी ठहरा रहे हैं। खुद पुलिस की तरफ से भी ये कबूल किया जा चुका है कि ये पूरा केस फर्जी है
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूपी हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित जी। अमित से बात करेंगे। अमित, आपसे समझना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? क्या लगता है कि पुलिस की तरफ से जो ये रवैया अपनाया जा रहा है, खासतौर पर लड़की के पक्ष को जो फेवर किया जा रहा है, क्या कारण लग रहा है? जी, मैं बता दूं आपको, एक कहावत सुना होगा हम लोगों ने कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो ये कहावत बिल्कुल यहाँ अजब सिंह पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जिस तरीके से सीओ साहब का जो ऑडियो हम लोगों के पास जो आया है, पीड़ित पक्ष ने जो हमें ऑडियो दिया है, उस ऑडियो में साफ ही पता लग रहा है कि किस तरीके से सीओ साहब जो है वो इसको अजब सिंह जो इसके विवेचक जो हैं उनको बिल्कुल संरक्षण दिए हुए हैं और इसी वजह से अजब सिंह के ऊपर कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। उसका कारण ये है कि जब किसी एसआई या 2 स्टार के खिलाफ जब कोई शिकायत आती है तो उसकी विवेचना सीओ रैंक का अधिकारी करता है। पर अमित जी, ये बात काफी मान पाना मुश्किल है क्योंकि साफ तौर पर ये वीडियो हमारे सामने है और काफी समय हो चुका है इस पूरे केस को, इस वीडियो वायरल हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित पक्ष की तरफ से आला अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक को गुहार लगाई जा चुकी है। वो ट्वीट्स हमारे सामने हैं। खुद कानपुर के एडीजी ने ट्वीट करके कहा है कि इस मामले को देखिए, इस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन कन्नौज पुलिस जो है वो कार्रवाई करने से बच रही है। यानी कि कहीं ना कहीं एडीजी की बात को भी अनसुना कर दिया गया। क्या एडीजी से ऊपर समझने लगे हैं अपने आप को पुलिस वाले? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, केवल एडीजी की बात नहीं है इसमें जो इन लोगों द्वारा, पीड़ित परिवार के द्वारा जो ट्वीट किए गए हैं, उस ट्वीटों में एडीजी, डीजीपी, मुख्यमंत्री सभी लोग शामिल हैं। और उसमें एडीजी की तरफ से उसमें ये रिप्लाई किया जाता है कि इस पे जांच करके आख्या मुझे दी जाए। और जब हम इस खबर को चला रहे हैं उसके बाद में डीजीपी साहब की तरफ से जो अभी बताया गया, जिस तरीके से बात की गई चैनल की तरफ से कि अब ये वीडियो के माध्यम से एविडेंस जो लिए गए हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो कहते हैं यूपी पुलिस जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है, तो इस तरीके के लगभग हफ्ते भर से जो पीड़ित परिवार है वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और जो अपना पत्राचार के माध्यम से लगातार शिकायत करता रहा है, तब तक किसी के कान में जू नहीं रेंगती है। और जब खबर चलती है, आरएन न्यूज जब इस खबर को प्राथमिकता से दिखाता है, उसके बाद में डीजीपी की तरफ से ये आदेश आ जाता है कि हम इसकी विवेचना, इसकी जो जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी और एविडेंस मांगे जाते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है ये। हाँ अमित जी, अभी हमने भी डीजीपी से बात करने की कोशिश की चैनल के माध्यम से, लेकिन उनकी तरफ से आश्वासन दे दिया गया है। वो व्हाट्सएप पर यही सबूत मांग रहे हैं कि जो ऑडियो और वीडियो है वो उनको दी जाए और इस मामले पर कार्रवाई होगी। तो क्या लगता है, क्या अब कार्रवाई हो पाएगी? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पुलिस जो भी ऊपर से आदेश होगा उसका पालन करेगी? क्योंकि इससे पहले एडीजी के जो आदेश था उसका पालन साफ तौर पर नहीं किया गया है, क्योंकि इस केस में कोई कार्रवाई ही नहीं की गई। अब मामला सुर्खियों में आया है। मीडिया का जब कॉल डीजीपी के पास पहुंच रहा है तो उसके बाद में डीजीपी की आंखें खुली हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे एविडेंस दीजिए। इससे पहले जब पीड़ित परिवार लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी बार आपके पास ट्वीट कर चुका, आपका एक रिप्लाई नहीं आया, एडीजी उस पर अपना जवाब देते हैं, जांच की आख्या मांगते हैं। कन्नौज पुलिस इतनी बड़ी हो जाती है कि वो एडीजी जो कन्नौज जो एडीजी माफ कीजिएगा एडीजी कानपुर जो है उनके जो आदेश है उसकी अवहेलना करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये मामला सुर्खियों में आया है, मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि मीडिया में ये मामला सामने आ गया है, तो कहीं ना कहीं डीजीपी ने जो आदेश दिया है, शायद अब उम्मीद हो सकती है हमको और पीड़ित परिवार को कि शायद कार्रवाई हो सके। जी अमित शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को बता दें कि डीजीपी से बात की गई है और उनकी तरफ से आश्वासन भी दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस केस में एक नया मोड़ आ सकता है, रफ्तार इस केस को मिल सकती है और जो कसूरवार है उसे सजा मिले, ना कि पीड़ित पक्ष को। और इस जो वीडियो है और जो भी साक्ष्य है जो पीड़ित पक्ष पेश कर रहा है उसकी भी निष्पक्षता के साथ जांच की जाए। जो भी मुकदमा है उसकी जांच को लेकर आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल ये कि आखिर जो कन्नौज पुलिस है या जो सीओ जिनका यहाँ पर ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है, उन पर कोई कार्रवाई कौन करेगा, कब की जाएगी और क्या वो इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और यहाँ पर एक और बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिली है, वो है पुलिस की कार्यशैली की। ऐसे में बताया जा रहा है कि ये स्वतंत्रता सेनानी का परिवार है और इन्हीं के साथ जिस तरीके से बर्ताव पुलिस की तरफ से किया गया उससे अपने आप में कई सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। आपको बता दें, बहरहाल पीड़ित पक्ष
ट्वीट के माध्यम से इस केस को लेकर डीजीपी उत्तर प्रदेश से लेकर एडीजी कानपुर से लेकर कन्नौज के एसपी तक और कन्नौज के एसपी से लेकर छिबरमऊ क्षेत्राधिकारी तक गुहार लगा चुका है, लेकिन फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि अब उम्मीद की एक किरण जरूर नजर आई है कि जब डीजीपी की तरफ से कह दिया गया है कि इस पूरे मामले पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी, सबूतों को वो खुद संज्ञान में लेंगे और इस पूरे मामले पर अब आगे क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।